हमारा डे 7 अपनी मास्टर सीरीज़ का और इसका पेपर 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन 2 यूनिट हमने कवर कर ली हैं। अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो एक बहुत ही वास्ट यूनिट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इस यूनिट को छोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी नैया पार नहीं होगी। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड को इसलिए हम थोड़ा सा बहुत स्लो पेस में पढ़ाते हैं क्योंकि ये यूनिट ऐसी है कि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, है ना। तो ये और इतने सारे टाइप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको चीज़ें दिक्कत ना दें, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो पेस में चल रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ या कम्युनिकेशन हुआ, उसमें जैसे भी पेस चाहिए था वो हमने कवर अप कर लिया है। इन केस यू हैव मिस्ड आउट, यू हैव टू चेक इट आउट फ्रॉम दी प्लेलिस्ट, और कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। जैसे कि हमने आपको कल बताया कि रिसर्च क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है ना। तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे एक कंक्लूजन पे आते हैं। अब बात क्या थी कि कल तक मैं बहुत ऐसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज, जो एग्ज़ाम वाली लैंग्वेज होती है, उस पर थी। मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा डे 6 का है जिसके आपको क्वेश्चंस भी मैंने होमवर्क में दिए थे। तो कल तक क्या था कि मैं आपको ऐसे जो एग्ज़ाम में लैंग्वेज आती है उसके बेसिस पे पढ़ा रही थी। बट आज मेरा ये देखो कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट डिस्कवरिंग और वेरीफाइंग नॉलेज। बट मेरे को ऐसा लगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट यूनिट है और आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ाना चाहिए, आपको समझा के कराना चाहिए, ज़्यादा समझा के कराना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि आज उस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल वे में लेके आई हूँ, ऐसे कहानी की तरह, जो आपको ऐसे आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज में नोट्स हैं आज के। तो ये थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, आपको सारी बातें मिलेंगी, बट जब आप किसी चीज़ को कहानी की तरह पढ़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ आती है। तो जैसा कि कल हमने जाना था रिसर्च क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, है ना, ये टाइप्स किया गया, अभी हम बात करेंगे। बट आज हम क्या कर रहे हैं, पहले जानते हैं रिसर्च क्या है। तो रिसर्च हमने जान लिया कि दीज टाइप ऑफ नोट्स आर लाइक कि आप पढ़ोगे तब भी आप खुद से भी समझ जाओगे, समझ रहे हो। द रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करेंगे और एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है। अब देखो यहाँ पे जो आपको रिसर्च से कीवर्ड मिला है वो क्या मिला है, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। तो ऐसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलना है, समझते चलना है, दिमाग में रखते चलना है। अब बात क्या है, बात ये है कि जैसे कि हमने अपनी मास्टर सीरीज़ जो डिज़ाइन की है, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, हम PYQs भी करेंगे, हम मैराथन्स में जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे और आपको याद भी कराएंगे। याद कैसे कराएंगे? जितनी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी उतनी आसानी से याद रहेंगी। इसलिए आज ये आपको ऐसे कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिविटी की बात करूँ तो रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि रिसर्च में पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, है ना। डेटा जो कहे वही ट्रुथ है। मतलब आपने एक कोई रिपोर्ट निकाली, एक किसी चीज़ पे रिसर्च की, उसका डेटा हो सकता है आपके मन का नहीं आया, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो डेटा आया है आपको वही रखना है, और ये सिस्टमेटिक है, रैंडम नहीं है। मतलब आपको एक प्लान्ड स्टेप्स फॉलो किए जाने हैं जिसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ये एम्पेरिकल है, मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, केवल थ्योरी नहीं है। रेप्लिकेबल है, मतलब दूसरा रिसर्चर भी वही प्रोसेस फॉलो करके सेम रिजल्ट पे आ सकता है। ये क्रिटिकल भी है। क्रिटिकल क्यों है? अजम्पशंस को क्वेश्चन करो, एविडेंस मांगो। ठीक, कि जो भी आप अज्यूम कर लेते हो कि ऐसा ही होता होगा, तो ऐसा ही होता होगा, आपको क्वेश्चन करना है और एविडेंस मांग के रिसर्च करनी है। टाइप्स ऑफ रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी चीज़ है जो आती ही आती है। जैसे कि कल मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैं आपको पता है, मैं चाहती हूँ कि आपकी चीज़ें इंटरलिंक्ड रहें। ये कल मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मेथड, ये बहुत सारी जो हम रिसर्च को डिवाइड कर रहे थे, तो इसको आज हम थोड़ा सा और आराम से पढ़ रहे हैं। क्या आराम से पढ़ रहे हैं? जैसे पर्पस बेस्ड रिसर्च में हमारे पास ये हमने कैटेगरी वाइज बना दिया है, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा दिखाऊँ अगर मैं, तो इसको हमने आपको कैटेगरी वाइज बना दिया है जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए।
टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर हम देखें एक क्लासिफिकेशन तो ये है। पर्पस बेस्ड में कौन कौन सी आ रही है? फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल आ रही है, अप्लाइड आ रही है और एक्शन आ रही है। वहीं मेथड बेस्ड में कौन कौन सी आ रही है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड। ठीक। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? जिसमें हम नए नॉलेज के लिए कोई रिसर्च करते हैं, है ना, जिसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी। फिजिक्स में जो क्वांटम थ्योरी आपने ली है उसका आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुरंत ऐसा कहीं नहीं लगा रहे हैं, है ना। वो एक आपका रिसर्च पार्ट है जो आपकी नॉलेज के लिए, नई नॉलेज के लिए। अप्लाइड रिसर्च वहीं पे होता है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए की जाती है। जैसे नया पेडागोजी मेथड डेवलप करना, पढ़ाने का नया स्टाइल डेवलप करना, डेट इज अप्लाइड रिसर्च। और एक्शन रिसर्च क्या होती है कि किसी स्पेसिफिक सेटिंग में इमीडिएट इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। जैसे क्लासरूम रिसर्च बाय टीचर। जस्ट अ मिनट, आज भी सेटअप ख़राब है और सेटअप ख़राब होने से दिक्कत तो होती है, बट होपफुली हम जितना कम दिक्कत को मिनिमाइज़ कर पाएंगे उतना करेंगे, है ना। फंडामेंटल रिसर्च समझ में आ गया, अप्लाइड आ गया समझ में, एक्शन रिसर्च आ गया समझ में। अब मेथड बेस्ड में समझते हैं। क्वालिटेटिव, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे होता है, कंटेंट क्वालिटी पे होता है। जैसे आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, थीम्स, तो यहाँ पे वाई और हाउ क्वेश्चन आते हैं। अभी ये देखो, ये जो लिखा है वाई एंड हाउ, दीज आर थिंग्स मैं आपको हाईलाइट भी करती चल रही हूँ जिससे आपको चीज़ें दिखती रहें, कीवर्ड्स दिखते रहें। अभी कल तक क्या था कि आपको कीवर्ड्स ही दिखाए जा रहे थे केवल, बट मेरे को लगा कि आपके मन वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। जैसे इसमें आपको कीवर्ड्स ही हैं सारे। जैसे मैं क्वालिटेटिव में कहूँ तो हमने लिखा था नॉन न्यूमेरिकल, इंटरप्रेटेटिव और कंटेंट रिच डेटा। आज हमने आपको उस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझाया क्योंकि हम ये एक सीरीज़ में चल रहे हैं। हम कोई वन शॉट मैराथन नहीं कर रहे हैं जिसमें हम आपको सारी चीज़ें एक बार में परोस देंगे, है ना। क्योंकि हम इस सीरीज़ में हैं तो बेटा पढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, तो हम उन तरीक़ों पे चल के आपको चीज़ें समझा रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि कल वाला लेक्चर बेकार है, आज वाला अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। जब आप सीक्वेंस में चलते जाएंगे डे वाइज तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक। और थोड़ा सा पेशेंस रख के आप अगर साथ में कंटिन्यू रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक। क्वालिटेटिव रिसर्च हमने जान लिया। अब हम क्वांटिटेटिव पे आते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होगा? न्यूमेरिकल डेटा होगा जिसमें सर्वेज आ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं और मेजरमेंट आ रहे हैं। जिसमें आ रहा है हाउ मैनी या हाउ मच। जहाँ पे नंबर्स की बात आ रही है वो क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा। अब ये देखो, ये जो आपको लग रहा है कि ये तो बेसिक कहानी लिखी है, बेसिक कहानी नहीं लिखी है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो वो लंबी लंबी लाइंस में पूछ लेगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, थीम्स और मेजरमेंट आते हैं नहीं आते हैं। तो उसमें आपको जानना होगा कि इसमें मेजरमेंट नहीं आती है। समझ रहे हो? अभी जो मैंने बोला वो नहीं समझ में आया, एक बार थोड़ा सा पीछे जाके फिर से समझो, आ जाएगा समझ में। मिक्स्ड में क्या होता है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं और ये सबसे ज़्यादा अच्छी अप्रोच मानी जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मानी जाती है। इसकी ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? ट्रिक कैसे याद कर सकते हो कि क्वालिटेटिव में वर्ड्स होंगे, थीम्स होंगे, मीनिंग्स होंगी, मतलब इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच होगी। ये जो कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड आपको पकड़ के रखने हैं। समझ रहे हो? क्वालिटेटिव में कैसी अप्रोच होगी? इंटरप्रेट। ऐसा करो, ऐसा सोचो कि ये क्वालिटेटिव कोई क्वालिटी कंटेंट है ना, उसमें इंटरप्रिटेशन लग रहा है, तो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच होगी। क्वांटिटेटिव में क्या होगा? नंबर होंगे, स्टेट्स होंगे, मेजरमेंट होंगे, तो उसमें पॉजिटिविस्ट अप्रोच होगी। ये जो अप्रोच है ये समझ के रखना, ठीक है। समझा दिए मैंने, पकड़ के रखना। अब ये आपको कल वाले लेक्चर में नहीं मिला था, तो हर चीज़ में अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी चीज़ें। बस आपको क्या रहना है? कंसिस्टेंट रहना है। और फ्री का मटेरियल को ये मत समझना रद्दी मटेरियल, नहीं भाई, ये पेड वाला मटेरियल है, समझ रहे हो। बस आपको वो लंबी लंबी थ्योरी दिखा के आपको मनमोहित नहीं किया जा रहा है कि भाई आओ हम तो इतना 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 डेप्थ दे रहे हैं। हम डेप्थ दे रहे हैं। आप पेपर 2 वाले क्लास में आइए, अगर आपका इंग्लिश है, आप देखिए कि हम कितना डेप्थ से चीज़ें समझा रहे हैं। और उसमें तो हम ऐसे एज वाइज लेके चल रहे हैं कि एक दिन हमने नियो क्लासिकल कर लिया, एक दिन हमने एलिजाबेथन कर लिया, एक दिन मेटाफिजिकल कर लिया, एक दिन विक्टोरियन कर लिया। समझ रहे हो? पेपर 2 वाले जिनका लिटरेचर है वो जान रहे होंगे।
ना आपका पेपर 1 है तो आप पेपर 1 के लिए यहाँ से निश्चिंत रहिए, समझते रहिए। ये 50 दिन आपको बहुत मेहनत, अगर आपने कंसिस्टेंट रह के कर ली, और इतनी ज़्यादा करनी भी नहीं है ना। डेली आपको आधे घंटे का लेक्चर मिल रहा है केवल यार, आधा घंटे का लेक्चर को आप आधा घंटा खुद से भी और दे दोगे ना, 1 घंटे में पेपर 1 आपका डेली 1 घंटा देने से आपका तैयार हो रहा है, सोचो। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए कि कौन सा सब्जेक्टिव है तो क्या लगाओगे, क्वालिटेटिव। जब भी पूछा जाए कि कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या है, क्वांटिटेटिव। इतनी बात याद रखना। आ गया समझ में। अगली बात, रिसर्च का प्रोसेस, जो ऑर्डर हमने देखा था वो क्या देखा था कि सबसे पहले हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर उससे क्या होती है, हमारी हाइपोथेसिस बनती है। हाइपोथेसिस से एक रिसर्च डिज़ाइन बनती है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और कंक्लूजन पे पहुंच के उसकी रिपोर्टिंग और पब्लिकेशन होता है। ये प्रोसेस होती है हाइपोथेसिस। जो तुमको याद रखना ही रखना है वो ये है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब जो बच्चे सोच रहे हो मैं आपको क्यों रिलेट करा रही हूँ, इसलिए रिलेट करा रही हूँ कि मैं आपको आगे के लिए भी बताना चाहती हूँ कि अगर आज की क्लास में आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपने इतनी सी ही बताई है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी सी चीज़ हम इतनी नहीं बताएंगे। हो सकता है अगले लेक्चर में बताएं, या हो सकता है अगले 10 मिनट में बताएं। तो यू हैव टू बी विथ पेशेंस। ठीक, हाइपोथेसिस इसमें हमने आपको कल कौन कौन सी बताई थी, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आज हम आपको क्या क्या बता रहे हैं, आज हम आपको बता रहे हैं हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ब्लर हो गया क्या, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, और इसमें आपको कोई इफेक्ट डिफरेंस नहीं है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टीचिंग मेथड A और B में स्टूडेंट परफॉर्मेंस का कोई फ़र्क नहीं है, मतलब A और B दोनों की हमने टीचिंग मेथड से हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को नोटिस किया, तो हमने जाना कि इन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये रिसर्च में इसको डिसअप्रूव करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या कोशिश की जाती है कि रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को हमको रिजेक्ट करना है। ये आप ही मुद्दा समझिए कि नल हाइपोथेसिस में आपको दिखाना है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके कौन सी लानी है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लानी है, जिसको आप H1 कहेंगे या HA कहेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि मेथड A से मेथड B से बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या मेथड B से मेथड A में बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं नल हाइपोथेसिस में क्या करना है, आपको रिजेक्ट करना है, जिसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बट अल्टरनेटिव में आपको इफेक्ट दिख रहा है कि A और B में कौन बेहतर है। वहीं अगर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करें तो डायरेक्शन स्पेसिफाई जो कर रहा होगा वो क्या होगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और जिसमें सिर्फ डिफरेंस होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रही होगी, लाइक मेथड A बेटर है B से, मतलब अलग नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मेथड A और मेथड B अलग अलग हैं, हम ये कह रहे हैं कि मेथड A बेटर है B से। ठीक, आ गया। तो ये क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूफ करना होता है ना। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ने कोई जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, उसका लिटरेचर रिव्यू किया था, तो हमने एक हाइपोथेसिस फॉर्म की थी कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, दिस इज एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूव करना होता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूँ, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में अंतर होता है। हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में ये अंतर होता है, जो मैंने आपको जो हमारी फाउंडेशन सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। क्या समझाया हुआ था, ये समझाया हुआ था, मतलब इसका मैंने शायद एक अलग ही लेक्चर लिया था आपका रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में डिफरेंस को बताते हुए। ये सारा रिसर्च का बेसिक वाला पार्ट है। जिनको लग रहा होगा कि आप बहुत बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हो, तो बेटा ये मास्टर सीरीज़ है,
जिससे पहले हम फाउंडेशन सीरीज कर चुके हैं, जो भी फ्री थी। चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगी, 10-10 15-15 मिनट के लेक्चर होंगे, बस जाके देखना है आपको और अपना बेस कंप्लीट करना है। समझ रहे हो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, ये मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज में पढ़ाया था कि रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि रिसर्च के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। रिसर्च के मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो होता है रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। इतने आपके कंपोनेंट होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये होता है कि जैसे आपने एक रिसर्च क्वेश्चन लिया तो उसमें आप जान रहे होंगे कि व्हाट टू इन्वेस्टिगेट, कि आप इन्वेस्टिगेट क्या करने जा रहे हैं। रिसर्च आप जब भी कर रहे हैं तो उस जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसमें आपका सबसे पहले आएगा रिसर्च क्वेश्चन कि आप इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे। जैसे आप अगर सोना लेने जा रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि सोने में आप क्या लेंगे। समझ रहे हो सोना तो बात की बात है, मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो रिसर्च क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि व्हाट टू इन्वेस्टिगेट, दैट इज द रिसर्च क्वेश्चन। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मेमोरी, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया कि क्या एक्सरसाइज करने से मेमोरी इम्प्रूव होती है। ठीक, ये क्या हो गया, रिसर्च क्वेश्चन। बट हाइपोथेसिस क्या हुआ, हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन हुआ। टेस्टेबल प्रेडिक्शन का क्या मतलब है कि जिसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। लाइक आपने कह दिया कि एक्सरसाइज इम्प्रूव मेमोरी, ये आपने स्टेटमेंट दे दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, दैट इज हाइपोथेसिस। नल, इसमें दो टाइप के आपने जाने, नल और अल्टरनेटिव। नल वाली कौन सी है, जिसको आपको रिजेक्ट करना है, जिसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपको रखनी है। वेरिएबल्स जो हमने पढ़े हैं कि जिसमें हम जानते हैं कि व्हाट टू मेजर, जिसमें आप क्या मेजर कर रहे हो। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज और मेमोरी दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दो वेरिएबल हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, जिनको ये वेरिएबल्स, ये चीज़ें जो बिल्कुल नई नई लग रही हैं कि व्हाट इज दिस यार, तो जो बिल्कुल ही बिगनर है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपने भले के लिए जाइए और फाउंडेशन सीरीज़ का वो रिसर्च वाला एक जो है लेक्चर वो देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी मेहनत कर लो, जहाँ जहाँ पे लूप होल्स आ रहे हैं, गैप आ रहे हैं, उनको कवर अप कर लो। ठीक, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, अभी ये देखो, रिसर्च क्वेश्चन समझ आ गया होगा मुझे लगता है अभी तक, हाइपोथेसिस समझ आ गया होगा। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि क्या स्टडी करना है, स्टडी क्या करना है, ये हमने जान लिया कि इन्वेस्टिगेट क्या करना है, ये हमने जान लिया मेज़र क्या करना है, ये हमने जान लिया कि हम टेस्ट क्या करेंगे, बट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वो जो रिसर्च डिज़ाइन होगी जिसमें आपके पास क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगी कि ये आपको सर्वे करना है, ये आपको ये करना है, ये आपको वो करना है, तो वो जो डिज़ाइन पूरी होगी कि ये प्रोसेस रहना है, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। फिर डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट मतलब एविडेंस को इकट्ठा करोगे, जिसमें मेमोरी टेस्ट आएंगे, सर्वेज आएंगे, और एनालाइज करोगे उसे, जिससे आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू, या फिर एज अ क्वांटिटेटिव है तो आप मेजरमेंट मतलब ऐसा टेस्ट लोगे, और अगर क्वालिटेटिव है तो आप अपने जो भी आपके रिसर्च डिज़ाइन में जो आपको सैम्पलिंग आप कर रहे हो वैसे करोगे। ठीक, ये मैंने आपको सारे बताए थे रिसर्च क्वेश्चन, ये देख रहे हो कितने डेप्थ में पढ़ाया हुआ है। तो वही मैं कह रही हूँ कि एक बार जाके देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है ऊपर ऊपर से जितना मेरा कोशिश था, ये देख रहे हो कि पुअर और गुड रिसर्च क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बस आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है, अपने ऊपर दया करनी है। हाइपोथेसिस देखो, मतलब हाइपोथेसिस ही इतना अच्छे से पढ़ा दिया है कि इंसान भूले ही ना। और मैं ऐसी उम्मीद करके ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस बता दी है। समझ रहे हो, कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, क्या लगता है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आगे भी पढ़ाऊँगी। मतलब अभी जो कल मैं लेक्चर लूँगी उसमें मैं टेस्ट आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, बट जितनी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। इनके की डिफरेंसेस जो हैं हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन के, ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं यूज़ हो सकती हैं। मतलब दीज आर द थिंग्स कि जो आपको जाननी ही है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। वेरिएबल्स देख लो कितनी
डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, मतलब कोई बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा ना तब भी समझ जाएगा कि क्या होता है। वेरिएबल्स समझ लो जाके, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रानियस, कन्फाउंडिंग, कंट्रोल एंड मॉडरेटिंग, मतलब जितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो सारे। और ये ऐसे आपको टेबल में फॉर्मेट में भी दिए गए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? एग्जाम्पल भी हैं, सब कुछ है बेटा, सब कुछ, बाय नेचर, बाय वैल्यू, बाय रिलेशनशिप, सब पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। हाँ, इनका ऑपरेशनल डेफिनीशन क्या है, क्या कैसे काम करता है, सब। और फिर उसी पे क्वेश्चन भी हैं जो आपको दिए गए थे ट्राई करने के लिए। तो आप क्या करो, पूरा लेक्चर देखो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप से लगाओ, आपकी तैयारी साथ साथ में पूरी परफेक्ट होती जाएगी। कोई अलग से दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। अब इसके मैं आंसर तो आपको नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हाइपोथेसिस हमने जान ली, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, दो नई बात जो हमको आपको बतानी थी वो हमने आपको बता दी। अब हमारे पास आज के 3 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हैं। वो ये हैं कि पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरीली concerned with the application of knowledge to solve immediate practical problem in a specific context। अब जो हमने आपको कीवर्ड्स बताए उनको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अब आपको इसमें कहीं पे दिख गया इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जब आपको इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख गया तो आपको अगली बात सोचनी नहीं है। सबसे पहले तो आपको एलिमिनेट कर देने हैं ऑप्शन। तो फंडामेंटल डिस्क्रिप्टिव आप अपने आप एलिमिनेट कर दोगे। इमीडिएट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो इमीडिएट क्या एक्शन लेना है, एक्शन लेना है तो एक्शन रिसर्च हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हो गया, रिसर्च हाइपोथेसिस दैट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड। बताओ, इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। इसका आंसर भी आपको कमेंट डाउन करना है। तो आई होप आज के आपको इतने जो छोटा सा लेक्चर हम डेली आपको छोटे छोटे बाइट्स खिला रहे हैं उसमें आप चीज़ें समझ रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी तक कंसिस्टेंट होंगे। और अगर नहीं है तो बेटा डे 7 ही हुआ है, अभी हम 40 दिन और हमें आगे मेहनत करनी है। तो जो मैं आपको कराऊंगी, आपका हाथ में पकड़े हुए हूँ, तो आपको बस क्या करना है, इन दिनों में मेहनत कर लो। जून में पेपर है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। अभी आप देख रहे हो कि 7वां दिन है आज, और आप 40 दिन उधर के मान लो, मतलब आप मान लो फुल अप्रैल, और मई में तो हम पूरा वही मैराथन वाले फेज़ में आ चुके होंगे। मैराथन मतलब PYQ, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। मई से लेके जून में जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। और इतना क्वेश्चन कर लेंगे हम कि आपको लगेगा कि वाओ दिस इज़ इट। ओके, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, आपकी क्वेश्चन बैंक तैयार की जा रही है पीछे। हम सब तैयारियां कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, चीज़ें समझनी है और अपना सपोर्ट दिखाते रहना है, अपना फीडबैक देते रहना है और एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। अपने दोस्तों को जिनका आपको भला कराना हो उन्हें भी भेज दो, कहना लो भाई ये सीरीज़ चल रही है, एक्टिव रहो, फ्री में है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, अपनी तरफ से मेहनत लगानी है, कंसिस्टेंट रहना है। और पेपर 2 है तो आपको निश्चिंत होके पेपर 2 इंग्लिश के लिए शाम के टाइम जो हम लेक्चर डालते हैं उसको देखना है डेली के डेली। और इन केस इफ़ यू वांट कि मैं आपको ये सारी क्लासेस लाइव लेके कराऊं जिसमें आप लाइव डाउट भी पूछते रहें, तो अगर ऐसा है तब भी आप कमेंट डाउन करिए, हम वैसा भी इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। ओके, दिस इज़ इट। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए क्लास में कल रिसर्च एप्टीट्यूड की और ख़ास चीज़ों के साथ, थोड़ा सा और डेप्थ के साथ, जिससे आपको चीज़ों में दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा। आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट डाउन करने हैं। और इन केस आप अगर बेसिक बिगिनर पे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपको वो फाउंडेशन सीरीज़ की एक वीडियो देखनी है जाके, ठीक है। इतना आप देख लोगे आपका भला हो जाएगा और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ समझा है, हमने कुछ जाना है, ठीक है।
इतनी बात है, इतनी चीज़ें समझ लो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।